हेलो एवरीवन, मैं दुर्गेश कुमार मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस में। इस वीडियो में आज हम गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के कॉमर्स के पीएचडी एंट्रेंस पेपर को डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, व्हेन अ पॉसिबल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम हैज़ बीन रिटन इन डिजायर डायरेक्शन दिस टाइप ऑफ हाइपोथेसिस इज कॉल्ड। जब किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को डिजायर डायरेक्शन में लिखा जाए तो उस हाइपोथेसिस को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, बी नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, सी डिक्लेरेटिव हाइपोथेसिस या फिर डी नन ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है ए डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। जब किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को डिजायर डायरेक्शन में लिखा जाता है तो उसे डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहते हैं। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को वन टेल्ड हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है और ये वो प्रेडिक्शन है जो रिसर्चर्स के द्वारा किए जाते हैं। इस हाइपोथेसिस के अंदर दो वेरिएबल्स के बीच पॉजिटिव या नेगेटिव चेंजेस, रिलेशनशिप्स या डिफरेंसेस को प्रेडिक्ट किया जाता है। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में प्रेडिक्शंस जो हैं वो पास्ट रिसर्च, एक्सेप्टेड थ्योरी, एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस या लिटरेचर टॉपिक्स पर बेस्ड होते हैं। तो ये था डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट्स इन अ हाइपोथेसिस आर स्टेटेड एज। हाइपोथेसिस के कॉन्सेप्ट्स को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शंस हैं ए पॉपुलेशन, बी वेरिएबल्स, सी आइडियाज, डी थ्योरीज। तो हाइपोथेसिस के कॉन्सेप्ट्स को वेरिएबल्स कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है बी वेरिएबल्स। वेरिएबल्स वो कॉन्सेप्ट्स हैं जिसे मेज़र किया जा सकता है। वेरिएबल्स वो सारी चीज़ें हैं जो बदलती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। वेरिएबल्स वो प्रॉपर्टी है जिसके डिफरेंट वैल्यूज़ होते हैं और वेरिएबल्स वो सिंबल्स भी हो सकते हैं जिसमें नंबर्स या फिर वैल्यूज़ अटैच होते हैं। तो ये थी वेरिएबल्स की प्रॉपर्टीज़। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन सैम्पलिंग द लॉटरी मेथड इज़ यूज्ड फॉर। सैम्पलिंग में लॉटरी मेथड किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो ऑप्शन है ए इंटरप्रिटेशन, बी थ्योराइजेशन, सी कॉन्सेप्चुअलाइजेशन या फिर डी रेंडमाइजेशन। तो सैम्पलिंग में रेंडमाइजेशन के लिए लॉटरी मेथड का यूज़ किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है डी रेंडमाइजेशन। रेंडमाइजेशन क्या होता है? जब पॉपुलेशन में से सैंपल्स को रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है तो उस प्रोसेस को रेंडमाइजेशन कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड इज नॉट बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। इनमें से कौन सा सैम्पलिंग मेथड प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड नहीं है? ऑप्शन है ए अ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, बी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सी कोटा सैम्पलिंग या फिर डी क्लस्टर सैम्पलिंग। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है सी कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड नहीं होता है। कोटा सैम्पलिंग के अंडर पॉपुलेशन को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है और फिर हर कैटेगरी से एलिमेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है। हर कैटेगरी के एलिमेंट को उपलब्धता के नमूने या अवेलेबिलिटी ऑफ सैंपल्स का उपयोग करके सेलेक्ट किया जाता है। कोटा सैम्पलिंग में सैम्पलिंग फ्रेम की ज़रूरत नहीं होती है और इसके अंडर रैंडम सैम्पलिंग एरर्स को भी एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। तो ये था कोटा सैम्पलिंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डाटा कलेक्शन मेथड इज यूज्ड इन विच द रिसर्चर डज नॉट इंटरेक्ट विद द सब्जेक्ट्स बीइंग स्टडीड इज कॉल्ड। डाटा कलेक्शन का वो कौन सा मेथड है जिसमें रिसर्चर को सब्जेक्ट के बारे में जानकारी नहीं होती है? तो ऑप्शन है ए एन अनऑब्ट्रूसिव मेजर, बी फील्ड रिसर्च, सी क्वालिटेटिव रिसर्च या फिर डी नन ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है ए एन अनऑब्ट्रूसिव मेजर। इस मेथड के अंदर रिसर्चर को सब्जेक्ट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है। अनऑब्ट्रूसिव मेजर को सबसे पहले वेब, चैम्बेल और शेवाज ने 1996 में अनऑब्ट्रूसिव मेजर नॉन रिएक्टिव रिसर्च इन द सोशल साइंस बुक में पब्लिश किया था। इस मेथड को ज़्यादातर सोशल साइंस में यूज़ किया जाता है और इस मेथड में रिसर्चर सब्जेक्ट के बारे में जानकारी के बिना डाटा कलेक्ट करता है। तो ये था
अनऑब्ट्रूसिव मेजर। हमारा अगला क्वेश्चन है सैम्पलिंग एरर डिक्रीजेस विद द। सैम्पलिंग एरर किसके साथ डिक्रीज करता है? तो ऑप्शन से ए डिक्रीज इन सैंपल साइज, बी इंक्रीज इन सैंपल साइज, सी प्रोसेस ऑफ रैंडमाइजेशन या फिर डी प्रोसेस ऑफ एनालिसिस। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबको ये जानकारी होनी चाहिए कि सैंपल एरर और सैंपल साइज के बीच इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अगर सैंपल साइज इंक्रीज कर रहा है तो सैंपल एरर डिक्रीज करेगा, और अगर सैंपल साइज डिक्रीज कर रहा है तो सैंपल एरर इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे जो सैंपल एरर है वो डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि सैंपल साइज इंक्रीज करेगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है बी, इंक्रीज इन सैंपल साइज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक। इनमें से कौन सा नॉन कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक है? तो ऑप्शन है ए कॉन्टिन्यूअस रीडिंग स्केलिंग, बी आइटमाइज्ड रीडिंग स्केल, या फिर सी बोथ ए एंड बी, या फिर डी नन ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है सी बोथ ए एंड बी। कॉन्टिन्यूअस रीडिंग स्केल और आइटमाइज्ड रीडिंग स्केल ये दोनों नॉन कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक है। नॉन कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक के अंडर रेस्पोंडेंट्स स्टिमुलस ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करते हैं, वे एक समय में केवल एक ही ऑब्जेक्ट को इवेल्यूएट करते हैं, और इसी कारण से नॉन कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक को अक्सर मोनोडिक स्केल भी कहा जाता है। तो ये था नॉन कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक। हमारा अगला क्वेश्चन है एस्पिरेट डी कॉर्प्स मीन्स। एस्पिरेट डी कॉर्प्स का मतलब क्या होता है? ऑप्शन से ए ऑल इज वेल, बी यूनियन इज स्ट्रेंथ, सी फेयर रेम्यूनरेशन, या फिर डी नन ऑफ द एबव। तो एस्पिरेट डी कॉर्प्स का मतलब होता है यूनियन इज स्ट्रेंथ। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है बी, यूनियन इज स्ट्रेंथ। एस्पिरेट डी कॉर्प्स एक फ्रेंच फ्रेज है जिसका मतलब होता है एकता में ही बल है, और ये हेनरी फ्योल की 14 एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल में से एक है। इस प्रिंसिपल में मेन फोकस कोऑर्डिनेशन और एक साथ मिलकर काम करने पर किया गया है। तो ये था एस्पिरेट डी कॉर्प्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ। ऑप्शन है ए लेजिस्लेटिव फंक्शन, बी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, सी एग्जीक्यूटिव फंक्शन, या फिर डी ऑल ऑफ द एबव। तो मैनेजमेंट में लेजिस्लेटिव फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन तीनों को कंसीडर किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है डी, ऑल ऑफ द एबव। मैनेजमेंट में लेजिस्लेटिव फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन तीनों को कंसीडर करके डिसीजंस लिए जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स और इम्पोर्टेंस दिए गए हुए हैं, और हमें ये बताना है कि कॉन्सेप्ट्स का सही इम्पोर्टेंस क्या होगा। तो पहला है ए प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग जिसमें न्यू कॉन्सेप्ट्स और इनोवेटिव आइडियाज़ क्रिएट किए जाते हैं। तो ए का जो सही मैच होगा वो है सेकेंड, टू प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़। इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करना ये प्लानिंग की इम्पोर्टेंस है। तो ए का जो सही मैच है वो है सेकेंड। अगला है बी ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? एक्टिविटीज़ को अरेंज करना या उनकी ग्रुपिंग करना ऑर्गेनाइजिंग कहलाती है। इसके अंडर इफेक्टिव अथॉरिटी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया जाता है जो वर्किंग रिलेशनशिप में क्लैरिटी लाता है। तो ऑर्गेनाइजिंग का जो सही मैच होगा वो है थर्ड, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। तो बी का जो सही मैच होगा वो है थर्ड। अगला है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है? डायरेक्टिंग वो प्रोसेस है जिसमें मैनेजर्स वर्कर्स को इंस्ट्रक्ट और गाइड करते हैं गोल अचीव करने के लिए, और डायरेक्टिंग के अंडर एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को इंटीग्रेट भी किया जाता है। तो जो डायरेक्टिंग का इम्पोर्टेंस है वो है इंटीग्रेट एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स। तो सी का जो सही मैच है वो है फोर्थ। और लास्ट है कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग में का जो इम्पोर्टेंस है वो है ऑर्डर और डिसिप्लिन को इंश्योर करना। तो जो डी का सही ऑप्शन है या मैच है वो है फर्स्ट। तो यहाँ पे मैचेस हमारे बन गए हैं। तो ए का जो सही मैच है वो है सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ
और डी का फर्स्ट। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा पेयर सही मैच्ड है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ पेयर्स दिए गए हुए हैं और हमें ये पता लगाना है कि इनमें से कौन सा पेयर सही है। तो आइए देखते हैं। पहला है ए ट्रांसफ़र शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। तो ये पेयर हमारा गलत है क्योंकि एम्प्लॉय को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में शिफ्ट करना ट्रांसफ़र नहीं कहलाता है, बल्कि ट्रांसफ़र वो है जब एम्प्लॉय को एक प्लेस से, एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट किया जाए तो उसे ट्रांसफ़र कहते हैं। तो ये पेयर हमारा गलत है। अगला है बी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, जिसमें है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है, जब नए एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स को रिक्रूट किया जाए तो उसे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कहते हैं। एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट क्या क्या हैं। पहला है एडवर्टीजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज, प्रोफेशनल एसोसिएशन, कैंपस रिक्रूटमेंट, डेपुटेशन, रेडिंग। ये सारे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हैं, जिनमें कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। तो ये पेयर हमारा सही है। फिर भी आइए बाकी पेयर्स को भी देखते हैं। अगला है सी प्रमोशन। इट इज़ अ वर्टिकल शिफ्ट ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ की वर्टिकल शिफ्ट प्रमोशन कहलाती है। तो ये पेयर भी हमारा गलत है क्योंकि एम्प्लॉयज़ की वर्टिकल और हॉरिजेंटल शिफ्ट दोनों प्रमोशन कहलाती है। तो ये पेयर हमारा गलत है। अगला है डी इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, वाइडर चॉइस। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है, जब एम्प्लॉयज़ को या वर्कर्स को रीहायर किया जाए या फिर कंपनी या फर्म के अंदर ही उन्हें प्रमोट या फिर ट्रांसफ़र किया जाए तो उसे इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कहते हैं। और इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर वाइडर चॉइस नहीं होती है। तो ये पेयर भी हमारा गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है बी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जो कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द सेंटेंस गिवन अबव इज आर करेक्ट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हुए हैं और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट है लीडरशिप इज अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है क्योंकि लीडरशिप एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। दूसरा है लीडरशिप इंडिकेट्स इंटरपर्सनल रिलेशंस बिटवीन मैनेजर्स एंड सुपीरियर्स। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है क्योंकि लीडरशिप जो है वो सुपीरियर और मैनेजर्स के बीच इंटरपर्सनल रिलेशंस को शो करता है। अगला स्टेटमेंट है द की टू सक्सेसफुल टुडे इज इन्फ्लुएंस नॉट अथॉरिटी। आज के समय में प्रभाव ही सफलता की कुंजी है, न कि अधिकार। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए प्रभाव या फिर अधिकार की ज़रूरत नहीं होती है। तो इनमें से जो सही स्टेटमेंट्स हैं वो है फर्स्ट एंड सेकंड। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन प्रोसेस का एलिमेंट नहीं है। ऑप्शन है ए डिकोडिंग, बी कम्युनिकेशन, सी चैनल, डी रिसीवर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आइए पहले जानते हैं कि कम्युनिकेशन प्रोसेस के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस के एलिमेंट्स हैं सेंडर, आइडियाज़, इनकोडिंग, कम्युनिकेशन चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग एंड फीडबैक। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वह है बी कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन चैनल का एलिमेंट नहीं है। बाकी डिकोडिंग, चैनल, रिसीवर ये सारे कम्युनिकेशन प्रोसेस के एलिमेंट्स हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल कौन सा है। तो ऑप्शन है ए प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, बी प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल जजमेंट, सी प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन या फिर डी प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है ए प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये बिजनेस एथिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये हेनरी फ्योल की 14 प्रिंसिपल में से एक है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस प्रिंसिपल में ये कहा गया है कि किसी भी एक्टिविटीज़ के ऑपरेशन के लिए
एक ही लीडर और एक ही प्लान होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हु फर्स्ट डिस्क्राइब मिक्स इन टर्म्स ऑफ द 4 P's। किसने सबसे पहले मिक्स को 4 P's के टर्म में डिस्क्राइब किया था? ऑप्शंस है ए नील एच बॉर्डन, बी मैककार्थी, सी जेम्स कर्लिन या फिर डी नन ऑफ द एबव। तो 1960 में ईस्ट ईयर में मैककार्थी ने सबसे पहले प्रमोशन मिक्स को 4 P's के टर्म में डिस्क्राइब किया था। 4 P's प्रमोशन मिक्स हैं जिसमें प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन के बारे में डिसीजन लिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है बी मैककार्थी। मैककार्थी ने 1960 में सबसे पहले प्रमोशन मिक्स को 4 P's के टर्म में डिस्क्राइब किया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट मस्ट बी रिलेवेंट टू द। प्रोडक्ट की प्राइस किसके लिए रिलेवेंट होगी? तो ऑप्शन है ए यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन इट डिलीवर्स टू बायर्स, बी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट द सेलर कैन ऑब्टेन, सी अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट या फिर डी नन ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है ए यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन इट डिलीवर्स टू बायर्स। प्रोडक्ट की प्राइस तभी रिलेवेंट होगी जब वो बायर को यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगी। अगर वो प्रोडक्ट बायर को सेटिस्फेक्शन या फिर यूटिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाता है तो उसके प्रोडक्ट की प्राइस रिलेवेंट नहीं होगी। तो प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो कंज्यूमर के या बायर के सेटिस्फेक्शन या फिर यूटिलिटी पे ही डिपेंड करती है। अगला क्वेश्चन है सेल्स प्रमोशन इंक्लूड्स। सेल्स प्रमोशन में क्या क्या इंक्लूड होते हैं? तो ऑप्शन है ए पब्लिसिटी, बी पर्सनल सेलिंग, सी एडवर्टाइजिंग या फिर डी ऑल ऑफ द एबव। तो सेल्स प्रमोशन में पब्लिसिटी, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग सबको इंक्लूड किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है डी ऑल ऑफ द एबव। सेल्स प्रमोशन में पब्लिसिटी, पर्सनल सेलिंग और एडवर्टाइजिंग तीनों को इंक्लूड किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ICICI वॉज फॉर्म्ड इन। ICICI कब गठित किया गया था? ऑप्शन है ए 1952, बी 1953, सी 1954 या फिर डी 1955। तो ICICI यानी इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को 1955 में गठित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है डी 1955। वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ज्वाइंट वेंचर के द्वारा ICICI को 1955 में गठित किया गया था। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को क्रिएट करना और इंडियन बिजनेस को प्रोजेक्ट के लिए मिड टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड कराना, ये ICICI के मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। अगला क्वेश्चन है बैंक्स कैन अवेल रीफाइनेंस अगेंस्ट लोन मेड टू इंडस्ट्रियल यूनिट्स फ्रॉम। बैंक इंडस्ट्रियल यूनिट से किए गए लोन के लिए रीफाइनेंस का लाभ कहाँ से ले सकते हैं? तो ऑप्शंस हैं ए DICGC, बी नाबार्ड, सी ECGC या फिर डी IDBI। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है डी IDBI। IDBI यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया से बैंक इंडस्ट्रियल यूनिट से किए गए लोन के लिए रीफाइनेंस का लाभ ले सकते हैं। IDBI के अलावा बैंक्स IFCI यानी इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या SFC स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी ले सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स आर ऑपरेटेड बाय IDBI। इनमें से कौन सी स्कीम्स IDBI के द्वारा ऑपरेट की जाती है? तो ऑप्शंस हैं ए मॉडर्नाइजेशन असिस्टेंस स्कीम, बी टेक्निकल डेवलपमेंट फंड स्कीम, सी इक्विपमेंट फाइनेंस स्कीम या फिर डी ऑल ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आइए पहले हम ये जानते हैं कि IDBI के द्वारा कौन कौन से स्कीम्स ऑपरेट किए जाते हैं। तो IDBI के द्वारा प्रोजेक्ट फाइनेंस स्कीम, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम, वेंचर कैपिटल फंड स्कीम, ऑपरेटिंग सपोर्ट स्कीम और रीफाइनेंस स्कीम्स ये सब ऑपरेट किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है बी टेक्निकल डेवलपमेंट फंड
स्कीम। ये स्कीम IDBI बैंक यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ऑपरेट की जाती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विच डेट हैव ऑल बैंक्स स्टार्टेड शेयरिंग देयर ATM फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ट्रांजैक्शन। किस डेट से सभी बैंकों ने लेन देन के लिए अपने ATM को मुफ्त में शेयर करना स्टार्ट कर दिया? तो ऑप्शन है ए जनवरी 1, 2009, बी अप्रैल 1, 2009, सी जुलाई 1, 2009 या फिर डी सितंबर 1, 2009। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है बी अप्रैल 1, 2009। 1 अप्रैल 2009 से सभी बैंकों ने लेन देन के लिए अपने ATM को मुफ्त में शेयर करना स्टार्ट कर दिया। 1 अप्रैल 2009 से पहले अगर आपको दूसरे बैंक का ATM यूज़ करना हो जिस बैंक के आप अकाउंट होल्डर नहीं हैं तो उस केस में ट्रांजैक्शन के लिए आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ते थे। लेकिन 1 अप्रैल 2009 के बाद सभी बैंकों ने ट्रांजैक्शंस के लिए ATM को फ्री में शेयर करना स्टार्ट कर दिया। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंड बेस्ड बिजनेस ऑफ कॉमर्शियल बैंक। इनमें से कौन कॉमर्शियल बैंक का फंड बेस्ड बिजनेस नहीं है? ऑप्शन है ए DP ऑपरेशन, बी लोन्स, सी डिपॉजिट्स या फिर डी डिपॉजिटिंग बिल्स। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि फंड बेस्ड बिजनेस क्या होता है। जब बैंक्स के द्वारा लोन के फॉर्म में क्रेडिट प्रोवाइड की जाती है तो उसे फंड बेस्ड बिजनेस कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है ए DP ऑपरेशन, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ऑपरेशन। ये कॉमर्शियल बैंक का फंड बेस्ड बिजनेस नहीं है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बैंक की ब्रांच की तरह है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डिपॉजिटरी का एजेंट है जिसके माध्यम से वो इन्वेस्टर्स के साथ डील करता है। सेबी में प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइड करा सकता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक IFC वाज एस्टैब्लिश्ड इन। पहला डेवलपमेंट बैंक IFCI कब एस्टैब्लिश्ड किया गया था? तो ऑप्शन है ए 1948, बी 1947, सी 1949 या फिर डी 1950। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए 1948। 1 जुलाई 1948 को इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई एज अ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। इसका ऑब्जेक्टिव इंडस्ट्री को मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड कराना था। हमारा अगला क्वेश्चन है नाबार्ड हैज़ बीन इस्टाब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। नाबार्ड किसके रिकमेंडेशन पर इस्टाब्लिश किया गया था? तो ऑप्शन है ए तलवार कमेटी, बी टंडन कमेटी, सी नरसिम्हन कमेटी या फिर डी शिवरमन कमेटी। तो नाबार्ड जो है वो शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पर इस्टाब्लिश किया गया था। 12 जुलाई 1982 को बी शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पर नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना की गई। इट इज़ अपेक्स बैंक बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एग्रीकल्चर, कॉटेज और विलेज इंडस्ट्री के प्रमोशन और डेवलपमेंट के लिए रूरल बैंक्स को फाइनेंस प्रोवाइड कराता है। तो नाबार्ड शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पर इस्टाब्लिश किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है डी शिवरमन कमेटी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? तो ऑप्शन है ए एन एक्सटेंशन विंग टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बी अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील, सी एन इंस्टीट्यूशन ओन्ड बाय इंडियन बैंक्स या फिर डी अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI एक अपेक्स बॉडी या अपेक्स बैंक है जो इंडिया के इंटायर बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करती है। RBI के पास शाश्वत उत्तराधिकार और एक कॉमन सील है। RBI क्रेडिट के फ्लो को कंट्रोल करती है और इसके पास नोट इशूइंग अथॉरिटी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है बी अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। RBI एक कॉर्पोरेट बॉडी है जिसके पास शाश्वत उत्तराधिकार और एक कॉमन सील है। अगला क्वेश्चन है नाबार्ड हैज़ टेकन ओवर द इंटायर फंक्शन ऑफ। नाबार्ड ने किसके इंटायर फंक्शन को संभाला? तो ऑप्शन है ए ARDC, बी ACD ऑफ RBI,
सी आरपीसीडी ऑफ आरबीआई या फिर डी ऑल ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है डी ऑल ऑफ द एबव। नाबार्ड ने एआरडीसी, एसीडी ऑफ आरबीआई और आरपीसीडी ऑफ आरबीआई के सारे फंक्शंस को संभाला। आरबीआई ने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए और जिनको इन्वेस्टमेंट के लिए लोन की ज़रूरत है उनका समर्थन करने के लिए, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कराने के लिए और रीफाइनेंसिंग एजेंसी के रूप में काम कराने के लिए 1963 में एग्रीकल्चर रीफाइनेंस कॉरपोरेशन एआरसी की स्थापना की। 1975 में एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रमोशन और डेवलपमेंट पर ध्यान देने के लिए एआरसी का नाम बदलकर एग्रीकल्चर रिफाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कर दिया गया। इसके इस्टेब्लिशमेंट के बाद 1982 में नाबार्ड ने आरबीआई और एआरडीसी के एग्री क्रेडिट डिपार्टमेंट एसीडी और रूरल प्लानिंग क्रेडिट सेल आरपीसीसी के फंक्शंस को संभाला। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज द कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय। इंडिया में कॉमर्शियल बैंक किस एक्ट के द्वारा गवर्न की जाती है? तो ऑप्शन से ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, बी इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, सी इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 या फिर डी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1993। तो इंडिया में कॉमर्शियल बैंक इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के द्वारा गवर्न की जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है सी इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो आज के लिए बस इतना ही। सो आई होप कि आप सबको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप अपने डाउट्स एंड क्वेरीज कमेंट बॉक्स पर ड्रॉप कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप जेके कॉमर्स क्लासेस में ज्वाइन होकर वहाँ भी पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। So thanks for watching this video and please like and comment on this video and don't forget to share and subscribe our channel JK Commerce Classes.